आज से फिर से न्यूमेरिकल सेशन कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो इस चैप्टर से मेन पोर्शन आने वाला है वो न्यूमेरिकल रहेगा ही, कंफर्म है कि एक रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट इज़ 4.2 मिली कूलम इन 10 मिनट। बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि अगर एक सर्किट में 4.2 मिली कूलम का यहाँ पे चार्ज अगर फ्लो हो जाता है 10 मिनट में, तो बोल रहा है यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ करंट बताइए। आपको पता है यहाँ पे चार्ज का फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो बोला यहाँ पे क्वेश्चन में कि 10 मिनट में अगर 4.2 मिली कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है तो सर्किट में करंट का अमाउंट कितना जनरेट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखिए, क्यू दिया गया है 4.2 मिली कूलम। इसको बताए थे आपको कि एसआई यूनिट में बदलना है, तो एसआई यूनिट में बदलने के लिए मिली कूलम को 10⁻³ लिखेंगे। टाइम आपका 10 मिनट दिया गया है, तो मिनट को भी क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, 600 सेकंड आ जाएगा। आई निकालना है, आई का फॉर्मूला होता है Q/T, तो आई बराबर Q/T लिखेंगे 4.2 इंटू 10⁻³ अब इसको डिवाइड कर देंगे 600 से, टाइम था। अब यहाँ पे क्या किए हैं, तो देखो 4.2 लिखा हुआ है तो उसका जो पॉइंट है उसको हटाएंगे तो नीचे एक 10 आएगा, तो 42/600 इंटू 10⁻³ और नीचे यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब आगे आते हैं यहाँ पे, तो आगे यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे लिखे हैं 42/6 और 10⁻³ और ये जो नीचे यहाँ पे मेरा 1000 नीचे जो लिखा हुआ था उसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 से 42 कट जाएगा 7 बार में, और यहाँ पे 3 और 3 मिलकर 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं हमको आंसर जो है माइक्रो एम्पियर में दिया गया है तो माइक्रो एम्पियर में लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो का वैल्यू है, तो 7 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पे बोला करो। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक और न्यूमेरिकल है आपका वोल्टेज और वर्क डन के बेसिस पे। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक 40 वोल्ट का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, डेवलप होता है 40 कूलम के चार्ज कैरी करने पे। तो यहाँ पे बताना है कि वर्क डन कितना हुआ होगा। तो यहाँ पे V का वैल्यू 40 वोल्ट है, Q का वैल्यू 40 कूलम है, तो W निकालेंगे। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे एकदम, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और जो भी यहाँ पे 3 चीज़ में से आपको 2 चीज़ दिया रहेगा उसका वैल्यू पुट कर देना। जैसे V के जगह पे 40 लिख देंगे, W नहीं दिया हुआ तो W के जगह पे W छोड़ेंगे और Q के जगह पे लिखेंगे 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 जूल आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ऐसा आएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम आगे मेरा है, अब हम आपको बताए थे, जैसे बताया सकते हैं कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसा कि आप लोग मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट होता है, लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट था उस फार्मूला के लिए। जैसे हम फार्मूला लिखाया था ओम्स लॉ को V=IR, ये आया था मेरा, जहाँ पे लिखे थे R=V/I। लेकिन यहाँ पे इस फार्मूला के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट कहने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है ना तो उस फार्मूला में के भी का मतलब हुआ पोटेंशियल, ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा और ना ही इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे बात यह आता है कि आखिर रेजिस्टेंस जो होता है वो तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यही हम टॉपिक देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करेगा यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। अब यहाँ पे कंडक्टर क्या हुआ, तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग कंडक्टर के रूप में वायर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ का कंडक्टर का जो लेंथ रहेगा उस पर मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अब वो कैसे डिपेंड करेगा इसको हम आगे देखेंगे, इन्वर्सली होगा या डायरेक्टली होगा, कैसे होगा इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना बात यह है कि अगर हम लेंथ चेंज करेंगे कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस में भी बदलाव आएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है यहाँ पे कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब यहाँ पे जो मेरा रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, मान लीजिए कि मेरा वायर है, तो वायर का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। अब एक क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो देखिए क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो करंट फ्लो करेगा तो इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे वायर का तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। तो सर्कुलर जो यहाँ पे टॉप व्यू जो दिख रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वायर के थिकनेस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हम वायर को मोटा और पतला करते हैं तो उससे रेजिस्टेंस में क्या आएगा, बदलाव आएगा। ठीक है, मतलब मोटा और पतला करने पर रेजिस्टेंस जो है बदल सकता है, इन चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे बात ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है हम लोग का
टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर में बदलाव करें तो टेम्परेचर में अगर बदलाव करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है चेंज हो सकता है। टेम्परेचर के घटाने और बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बदलता है। आगे बात करें, चौथा नंबर पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा अगर वायर, मान लेते हैं हम कॉपर वायर लिए, तो कॉपर वायर लिए तो जैसे ही हम वायर का नेचर चेंज करें, मान लीजिए उसके जगह अपन एल्यूमिनियम का वायर ले लिए, तो एल्यूमिनियम का वायर अगर ले लेंगे तो उसका वहाँ पे रेजिस्टेंस उस समय बदल सकता है, क्योंकि हर मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे हम आपको बोले थे कि कैसे डिपेंड करेगा लेंथ पे और एरिया पे। इस चीज़ को यहाँ पे लिखे हुए हैं कि रेजिस्टेंस जो है हम लोग का, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वायर का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब आपको याद हुआ कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस हम आपको बताया था कि एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। मान लीजिए कि मेरा एक कंप्लीट सर्किट था, एक कंप्लीट सर्किट में वो एक डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, तो रेजिस्टेंस में अगर अगर हम वायर का लेंथ जैसे ही बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। सेकंड यहाँ पे लिखें, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मतलब यहाँ पे जो मेरा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ये लिख सकते हैं कि दोनों चूंकि क्या है, रेजिस्टेंस जो है दोनों तरफ है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, अब यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे अब हम मान लेते हैं यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस का इन दोनों से ओरिजिनल फार्मूला निकालेंगे। वैसे तो वो फार्मूला वहाँ पे हम लोग का ओम्स लॉ में भी था, लेकिन यहाँ पे हम निकालेंगे कि रेजिस्टेंस जो है एक्चुअल फार्मूला इसका इन सब टर्म्स में क्या होता है। तो जैसे हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक रो, इसको हम लोग बोलते हैं रो। रो जो होता है एक कांस्टेंट आता है जिसका यहाँ पे मतलब होता है रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी क्या है इसको आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जानो कि अगर जैसे ही हम यहाँ पे अल्फा का साइन हटाते हैं तो इक्वल आया, और इक्वल जब लाए तो उसके लिए कांस्टेंट लाए जिसका नाम क्या है, रो। रो होता है रेसिस्टिविटी। अब मेरा नया फार्मूला बन गया R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये फार्मूला मेरा नया बन गया R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसी फार्मूला से मेरा जो है मेन जो न्यूमेरिकल बनेगा इसी फार्मूला से बनेगा, जहाँ पे रो रेसिस्टिविटी है, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन और आर है रेजिस्टेंस। अब इस फार्मूला से मेरा कम से कम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि एग्जाम्स में एक ना एक टाइप जरूर आता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान देना है। इस फार्मूला से अभी हम जितने टाइप के न्यूमेरिकल बन सकेंगे सारे को हम करवाएंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस जितना लिखवा रहे हैं उतना लिखते जाओ, ज़्यादा नहीं, एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी इतना काफ़ी है। अभी हम लोग के पास बहुत सारे टाइम है। तो आगे देखो यहाँ पे, हाँ एक चीज़ यहाँ पे छूट गया मेरा कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो रेसिस्टिविटी देखो, जैसे रेजिस्टेंस बताया था कि रेजिस्टेंस एक प्रकार का प्रॉपर्टी है, मतलब कि वो प्रॉपर्टी हमको बताता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा एक वायर का कनेक्शन लगा हुआ है, तो उस कनेक्शन में मान लीजिए कि बल्ब हम लगा दें, तो यहाँ पे एक रुकावट जो पैदा करने वाला प्रॉपर्टी है उसको बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। लेकिन रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। मतलब मान लीजिए कि जो मेरा वायर है, मान लेते हैं कि मेरा कॉपर वायर है, जनरली कॉपर वायर इस्तेमाल होता है, तो वो कितना रेसिस्ट कर सकता है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जो कि क्या कर सकता है कि हाउ स्ट्रांगली जो है ये मेरा फ्लो ऑफ करेंट को अपोज कर सकता है, जो कि मतलब यहाँ वो रेजिस्टेंस, मतलब कि एक वायर में या फिर एक कंडक्टर में कितना रेसिस्टेंस हो सकता है, जो उसका अमाउंट रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग कि ये रेसिस्टिविटी है। मतलब कि एक वायर मेरा कितना करंट को रेसिस्ट कर सकता है उसको बोलेंगे कि ये रेसिस्टिविटी है। अब यहाँ पे R इक्वल टू रो एल बाई ये फॉर्मूला आता है। अगर R को A से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे L आएगा तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। अब यहाँ से हम इसका यूनिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, रेजिस्टेंस का यूनिट आपको याद होगा ओम होता है, एरिया की यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और एल का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, ओम मीटर। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी का यहाँ पे ऐसा यूनिट आ जाता है मेरा ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस पूरा टॉपिक अब खत्म हो गया है। अब जो बनेगा इस पर 3 से 4 टाइप का न्यूमेरिकल बनेगा। इन चारों न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे, चारों टाइप का 2-3 क्वेश्चन सबका रहेगा। ठीक है, आराम आराम से। और इसके बाद मेरा ज़्यादा टॉपिक नहीं बचेगा, रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा तब आपका यहाँ पे एक सीरीज और पैरेलल चलेगा। उसके बाद मेरा एक पावर टॉपिक है। ठीक है, तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा जो तुम्हारा मेन टॉपिक है वो तुमको रेजिस्टेंस पे फोकस करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मोस्टली आता है रेजिस्टेंस से रिलेटेड आता है और सारा क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं रहेगा। तो रेजिस्टेंस का ये वाला जो फॉर्मूला है इस पर क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओ,
ये वाला फार्मूला क्वेश्चन समझ लो कि क्या है कैसे है। और ये रेजिस्टेंस वाला फैक्टर्स वाला जो बचा है कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, 1 से 2 नंबर में पूछ देता है, तो उसको भी याद कर लेना। ठीक है।